हम एक अच्छे अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि अकाउंटिंग के कोर्स में हमें क्या क्या कुछ पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आपके काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, प्लस आपके फ़ोन्स पे आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं कि सर हम काफ़ी सालों से काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है। हम जिस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं, हम जितना जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलता है। तो और हमें अपने प्रोफाइल में क्या कुछ को ऐड करना चाहिए ताकि इस फील्ड में हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, अपने फ्यूचर को हम ब्राइट कर सकें। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है ये इसी से संबंधित है, तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में काफ़ी तरह के काम होते हैं। डिफरेंट टाइप की कंपनी होती है, डिफरेंट टाइप के इसमें आपके काम भी होते हैं। तो कंपनी की जिस तरीके रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके से वो कैंडिडेट को भी ढूंढती है। तो इसका ये माने हुआ कि हमें डिफरेंट टाइप का काम भी आना चाहिए। सिर्फ डेटा एंट्री का काम करने से आपका काम नहीं चलेगा। डेटा एंट्री का काम बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपका बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में सीखना चाहते हैं वहाँ भी आप सीख सकते हैं, या फिर आज का तो ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है भी, आप यूट्यूब पर भी आप डेटा एंट्री का काम सीख सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट? क्योंकि डेटा एंट्री का काम जो होता है ना वो किसी न किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है। और आपको पता है कि डेटा एंट्री में क्या कुछ होता है, बस उसमें आपका वाउचर एंट्री ही पास करना होता है, यानी परचेज, सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट, पेमेंट, यही मोटे तौर पे हमें काम करना होता है। ठीक है, ये हमारा ये स्टार्टिंग वर्क होता है, सब लोग यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन सिर्फ डेटा एंट्री करने से हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते, राइट है? और देखिए, जब हम लोग डेटा एंट्री भी करते हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम इशू ये होता है, आप किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करो, आप अगर मास्टर ऑफ कॉमर्स भी हो, एमबीएस भी हो, अगर आप लॉयर भी हो, तो क्या होता है ना कि जो बेसिक जो चीज़ें हमें आनी चाहिए वो हमारा बहुत कमज़ोर होता है। क्यों? हमारा फोकस कहाँ होता है? उस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर। कोई भी अगर जब ट्रेनिंग देगा तो उसका जो फोकस होगा पढ़ाने वाले का भी, प्लस पढ़ने वाले का तो और भी ज़्यादा फोकस होता है कि कितना जल्दी हम ये काम को सीख लें। जबकि कोई भी चीज़ जल्दी नहीं होता ना भाई, इसको सीखने में कुछ समय लगता है। तो थोड़ा सा पेशेंस भी हमें रखना चाहिए कि कोई चीज़ अगर सीख रहे हैं तो पेशेंस के साथ आप सीखें। तो देखिए, बेसिक जो अकाउंटिंग जो होता है ना वो हम लोगों का, हम सभी का कमज़ोर होता है। क्योंकि जो चीज़ हम लोग 11th में पढ़ते हैं जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनको पता है कि उस समय पढ़ा जाता था जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। वो आगे आकर के वही चीज़ हमें काम आ रहा है। तो ये बहुत लंबा एक जर्नी हो जाता है जिससे कि हम उसे भूल जाते हैं, है ना? तो लेकिन आपको उसको दोबारा पढ़ना, और दोबारा इस तरीके से पढ़ना है कि मैनुअल जब हमसे क्वेश्चन कहीं पर भी अगर पूछा जाए तो हम उसका रिप्लाई कर सके। फॉर एग्जांपल, आप डेटा एंट्री का काम बहुत अच्छा जानते हैं, आप उस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे आप माहिर हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू में आप गए, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जब जीएसटी का हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं उसमें जीएसटी का ऑफसेट होता है, यानी कि जीएसटी का एडजस्टमेंट होता है, आप जर्नल एंट्री के थ्रू आप इसे करके बताओ, तो वहाँ पर आपका जर्नल एंट्री ही काम आने वाला है। तो वहाँ पर आपको दिमाग का बत्ती जलाना पड़ेगा, राइट है? अब जैसे कि अगर आपको कोई एडजस्टमेंट एंट्री करना है वहाँ पर भी जर्नल एंट्री का काम आएगा, राइट है? अगर आपको बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना है तो बिना डेबिट एंड क्रेडिट के आपका काम होने वाला नहीं है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप कहीं भी पढ़ें, आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि उसमें से कहीं पर भी अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ ले, इवन अगर आपसे मॉडर्न अप्रोच अगर आपसे पूछ ले, आपसे ट्रेडिंग अप्रोच पूछ ले, ये कौन सा अकाउंट है, इस दोनों अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है, इसका रिप्लाई आपको आना चाहिए। यानी कि पूरा डिटेल में आप पढ़ें, सिर्फ काम करने के लिए नहीं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे अगर आप इंटरव्यू अगर फेस करते हो, राइट है? तो ये बेसिक में आपको ध्यान रखना है। मैं बात कर रहा था डेटा एंट्री वर्क का, लेकिन डेटा एंट्री का काम भी जो होना चाहिए वो लॉ के हिसाब से होना चाहिए। इससे क्या पता चला कि हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के लॉ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब जो भी भाई हमारे जो डेटा एंट्री का काम सीखते हैं या सिखाते हैं, उन्हें भी पता है कि वो कितना जानते हैं,
है ना। लेकिन जो लॉयर होते हैं, जो कि हमारे सीएस होते हैं, जो कि हमारे सीए साहब होते हैं, आप उनसे लॉ के बारे में पूछेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन से ही बात करेंगे, राइट है ना। तो वो लॉ बहुत अच्छा जानते हैं, राइट है। लेकिन जो डेटा एंट्री का काम करते हैं ना, उनको लॉ की जानकारी नहीं होती। अब अगर लॉ की जानकारी नहीं होगी, अब आप ही सोचिए, आपको पता है कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट हमारा बनता है, ठीक है, वो जीएसटी के पोर्टल पे ऑल अदर आईटीसी में वो सारा कुछ हमें दिख जाता है। लेकिन अगर हमें लॉ की सही जानकारी नहीं होगी, हमें किसका आईटीसी लेना है, किसका नहीं लेना, ये कौन बताएगा। तो सिर्फ हल्का फुल्का बताने से नहीं होगा कि हाँ सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 पढ़ लो, इन एलिजिबल आईटीसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, क्या मोटर कार व्हीकल पे आपको आईटीसी नहीं लेना है, नहीं, आपको बहुत सारे सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लॉ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब जितना पढ़े उतना कम है, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ इतना पढ़ लो, है ना। आजकल बहुत सारे आपको यूट्यूब पर इस तरह के वीडियो भी मिल जाएंगे कि पार्टिकुलर ये सारे क्वेश्चन पढ़ लो, यही आपका इंटरव्यू में आता है। जबकि ऐसा नहीं है ना भाई, जैसा कंपनी का प्रोफाइल होगा वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहीं कहीं पर तो गोल्डन रूल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आप कहोगे अरे हम लोग एमबीएस होल्डर हैं, हम लोग मास्टर ऑफ अकाउंट्स हैं, हमसे ये कौन बच्चे वाला क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, गोल्डन रूल्स के बारे में बताओ। हंसी आती है ना। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, आपके प्रोफाइल में है, ये आपका बेसिक चीज़ है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर हमारी तैयारी अगर सही तरीके से है और हम अच्छे तरीके से अगर पढ़ते हैं तो हमें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब जो जीएसटी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो कहाँ से पढ़िएगा, एकदम बेसिक से पढ़िए। जीएसटी क्या है, क्यों है, किसके लिए है, राइट है। अब जीएसटी में जो मोटे मोटे जो टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपका आरसीएम का टॉपिक है, इन एलिजिबल आईटीसी का आपका टॉपिक है, सेक्शन 42 का आपका टॉपिक है, सेक्शन 43 का टॉपिक है, और ये बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं, है ना। अगर आप किसी से एडवांस अगर रिसीव करते हैं तो उस पर जीएसटी का लॉ क्या बोलता है, प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में जीएसटी का लॉ क्या बोलता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के बारे में जीएसटी का लॉ क्या बोलता है, राइट है। तो ये सारा कुछ आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जितना आप पढ़ेंगे फिर इसका आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका निखर के आएगा। तो कहने का ये मतलब है सिर्फ लॉ ही नहीं पढ़ना है, इसको अकाउंटिंग में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ये भी आपको सही तरीके से पढ़ना है, राइट है। तब जाकर के क्या होगा ना, एक पूरा कंप्लीट आप एक पैकेज के तौर पे आप तैयार हो जाओगे। अब टीडीएस की बारी आती है। अब टीडीएस से भी क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अब अगर हमारी तैयारी सोर्स टू एंड है, यानी टीडीएस जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ पर एंडिंग हो रहा है, अगर इसकी पूरी जानकारी अगर हमें है और हमें किसी ने पढ़ा दिया पूरा प्रैक्टिकल वे में और हमने काम भी कर लिया है, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछे हमें कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। यानी टीडीएस किसके ऊपर कटता है, कैसे काटना है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर किस तरीके से मेंटेन करना है, टीडीएस का पेमेंट कैसे होगा, इसका हमें किस तरीके से रिकॉर्ड हमें रखना है, इसका टीडीएस का ड्यू डेट क्या है, टीडीएस का रिटर्न कब फाइल होता है, टीडीएस का जो रिटर्न फाइल होता है उसके अगेंस्ट में जो कि हमें टीडीएस का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है वो कैसे करना है, अगर टीडीएस का रिटर्न गलत चला गया है तो उसे में रिवाइज कैसे करना है, चालान में करेक्शन कैसे करना है, चालान को ऐड कैसे करना है, बहुत सारे काम होते हैं ना। तो सिर्फ डेटा एंट्री से काम नहीं चलेगा। तो बात यहाँ पर ये निकल के आ जाती है कि डेटा एंट्री का अगर हम सिर्फ काम करते रहेंगे तो हमारी सैलरी कभी भी इंक्रीज नहीं करेगी। तो इसका माने अब आपके इसके ऊपर का काम आपको सीखना पड़ेगा। और इसके ऊपर का काम क्या है, इसके बाद का काम क्या है, रिटर्न फाइलिंग। तो जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग आप सीख जाए, बहुत अच्छी बात है। चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, किसी का भी डेटा हो, किसी का भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, हर तरह का रिटर्न फाइलिंग का काम आपको आना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से आपका टीडीएस के ऊपर भी रिटर्न फाइलिंग पर आपका पूरा महारत हासिल होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, चाहे वो 26Q का मामला हो, 24Q का मामला हो, या फिर टीसीएस के अगेंस्ट पे जो कि रिटर्न फाइल होता है उसका मामला हो, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बुक राइटिंग लॉ के साथ रिटर्न फाइलिंग अगर हमें आ गया तो ऑफ कोर्स हम सीनियर पोस्ट पे जाने के लिए हम एलिजिबल हैं, हम इसके लिए डिजर्व करते हैं, हम अपने सैलरी को इंक्रीज करा सकते हैं, बशर्ते कि ये दोनों काम हमें आना चाहिए। अब मैं इसी कड़ी में एक कड़ी में और मैं ऐड कर दूं सैलरी प्रोसेसिंग। अब किसी भी फर्म में काम करो भाई, आप अपने स्टाफ को क्या दोगे, पगार दोगे ना, तो सैलरी को किस तरीके से प्रोसेस करना है, यानी कि पे रोल का सारा काम आपको आना चाहिए। अब इसके अंडर में पीएफ का रूल क्या बोलता है, ईएसआई का रूल क्या बोलता है, प्रोफेशनल टैक्स क्या है, ग्रेचुइटी क्या है, लीव इनकैशमेंट क्या है, आप किस तरीके से
आप इनकम टैक्स को यानी कि आप सैलरी के ऊपर टीडीएस को कैलकुलेट करोगे, अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक का क्या रिबेट है, टैक्स का जो न्यू रिजीम है वो क्या बोलता है, ओल्ड रिजीम क्या बोलता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, तो ये आपको सारे चीज़ आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसका प्रैक्टिकल यानी कि आपको चाहे वो एक्सेल पे हो या किसी के ऊपर भी काम करें, बट जानकारी तो आपको होनी चाहिए ना, ता करके कोई भी क्वेश्चन हमसे रेस करे हम उसका रिप्लाई कर सके, आज मौका मिले तो हम मार छक्का के उसका छक्का छोड़ा दें, इतनी जानकारी होनी चाहिए, राइट है। और जो इसका तीसरा पार्ट है वो है आपका है ऑडिट एंड फाइनलाइजेशन। अब अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका ऑडिट में आता है तो किस तरीके से आपको ऑडिट करना है, आप इंटरनल ऑडिट भी अपने से आप कर सकते हैं, या अगर कोई सीए फर्म आती है तो उसके साथ भी आप उसके साथ अपना ऑडिट का काम आप कर सकते हैं। तो ऑडिट जब आपका होगा तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, उसके अगेंस्ट में आपको कौन कौन सा जर्नल एंट्री आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे लेने हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। भले ही आप ऑडिटर नहीं हो, आप सीए नहीं हो, टेंशन नहीं है, बट कम से कम हम अपने बुक्स को इतना हम तैयार कर ले ताकि कोई भी सीए फर्म हमारे पास आए या फिर हमारा डेटा सीए फर्म में अगर जाए तो वो ज़्यादा उसमें गलती ना निकाल पाए, है ना। वो ज़्यादा गलती तभी नहीं होगा जब हमें इन सारे चीज़ों की अच्छी जानकारी होगी, हमें फाइनलाइज का सारा प्रोसेस मालूम होगा, ठीक है। और बात रही कंप्यूटर स्किल की, तो मैं आपको जाते जाते एक चीज़ में और आपको ये बता दूं, कंप्यूटर की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सारा काम आपका कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ है। अगर आपको वो पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो सीखना है वो अच्छा सीखे, बहुत अच्छा सीखे, लेकिन साथ साथ आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पर भी ध्यान देना है। तो कम से कम आपको एक्सेल इतना अच्छा आना चाहिए ताकि कोई भी काम आपको डेटा एंट्री का करना हो या फार्मूला बेस आपको कोई शीट बनाना हो तो एक्सेल पे आप इजी में आप उसे बना सके। तो अगर हम इस तरीके से अपने वर्क प्रोफाइल में इन सारी चीज़ों को अगर हम ऐड करते हैं, इन सारे चीज़ों का अगर हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं, आप ऑनलाइन लें या फिर ऑफलाइन लें, लेकिन यह आपको लेना चाहिए, तभी हम अपने फ्यूचर को इस फील्ड में हम ब्राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ लाभदायक साबित हुआ होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में आप ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अब इसे लाइक अब ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।